वेलकम दोस्तों, आज की वीडियो में हम एक ऐसी शख्सियत की बात करेंगे जिसने पूरे देश प्रदेश में पद यात्रा की और भारत सरकार को सिर्फ एक ही मैसेज देना चाहा जो ईवीएम को लेकर के था। ईवीएम हटाओ देश बचाओ का ये नारा था। अब आप समझ ही गए होंगे कि मैं किस शख्सियत की बात करने जा रहा हूं। मैं बात करने जा रहा हूं ओंकार सिंह ढिल्लों जी की। और उससे पहले मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दीपक शर्मा जी को और गीत सेठी जी को, जिन्होंने अपने माध्यम से एक वीडियो कॉलिंग के जरिए ओंकार सिंह ढिल्लों से बात करी और उनके मुद्दों को सुना। जिस मीटिंग के अंदर लाल बहादुर शास्त्री जी के पुत्र भी शामिल थे और उत्तराखंड से सुजाता पॉल भी उस मीटिंग में मौजूद थी और धर्मेंद्र सोलंकी भी इस मीटिंग में मौजूद थे। इस मीटिंग को देखने के बाद पता चलता है कि जो ओंकार सिंह ढिल्लों हैं वो किस तरीके से 6500 किलोमीटर की उन्होंने पदयात्रा की और उनका पूरे भारत देश की जनता का किस तरीके से उन्हें समर्थन मिला। क्योंकि दोस्तों, जो ईवीएम है, जब 2019 के चुनाव हुए थे उसके अंदर गड़बड़ी हुई थी। इसी वजह से चुनाव के जो रिजल्ट आए थे उसके बाद जो ओंकार सिंह ढिल्लों हैं उन्होंने भारत में, प्रदेश में हर कहीं पर एक पद यात्रा निकाली और सरकार को ये मैसेज देना चाहा कि जो ईवीएम है उसमें गड़बड़ी हुई है। तो पहले मैं आपको सुनाना चाहता हूँ, जो लाल बहादुर शास्त्री जी के पौत्र हैं वो इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अपना मत रख रहे हैं और किस तरीके से आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। गौर से देखिएगा इनको जरा। उठा सकता है, आवाज उठा सकता है और कंप्यूटर के माध्यम से जो बूथ कैप्चरिंग है या वोट कैप्चरिंग है वो और आसान हो जाती है। कम से कम जब बैलेट पेपर पे चुनाव होता था तो बंदूक तसले के जोर पे बूथ कैप्चरिंग हुआ करती थी और उस चीज को रोकने के लिए अलग अलग सीआरपीएफ और अलग अलग तरह की सेंट्रल फोर्सेस को लगाया जाता था। मगर सवाल ये उठता है कि बैलेट पेपर से जब हम ईवीएम पे आ गए तो कैप्चरिंग तो जरूरी है ही नहीं कि वहां पे पोलिंग स्टेशन के अंदर हो रही है। पोलिंग खत्म होने के बाद से लेकर के ईवीएम की स्टोरेज से लेकर के काउंटिंग के समय तक लाने के समय तक बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं जहां पे रिमोट तरीके से केवल एक कोड लिख के, केवल एक कोड बदल के वहां पे नतीजे बदले जा सकते हैं। तो इस तरह का एक बहुत, मैं समझता हूँ, संदिग्ध मामला ईवीएम को लेकर है। और मेरा ये पूरा यकीन है, खास तौर से टेक्नोलॉजी के बैकग्राउंड से आने के बाद, कि इस देश में अगर लोकतंत्र को बचाना है तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा और दोबारा से बैलेट के माध्यम से हम लोगों को तय करना पड़ेगा कि लोकतंत्र में चुनाव हो, जैसे कि हर नागरिक को, जो संविधान ने ताकत दी थी, जो देश के हमारे फाउंडिंग फादर्स ने सपना देखा था कि हमारा देश सही माने में आजाद हो, हर नागरिक में ताकत हो, उस नागरिक को अपनी ताकत का संविधान के अंदर रह के इस्तेमाल करने की पूरी शक्ति हो, आजाद रूप से, उसको अगर हम लोग को बरकरार रखना है तो ईवीएम को हटाना पड़ेगा और हम लोग को दोबारा से बैलेट बॉक्स के माध्यम से, बैलेट के माध्यम से चुनाव की प्रक्रिया में दोबारा उतरना पड़ेगा। और देश भर में, दुनिया भर में इस चीज को साबित किया गया। मैं एक बार फिर गीत का और पूरी उसकी टीम का धन्यवाद करता हूँ। आज मुझे यहाँ पे आप लोगों ने करने का मौका दिया। तो दोस्तों, आपने आदर्श शास्त्री जी को सुन ही लिया और ये वीडियो थोड़ा सा लंबा हो सकता है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि वीडियो आखिर तक देखें कि अपने देश में चल क्या रहा है। आज के टाइम जब मैं वीडियो बना रहा हूं, जो जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो इतिहास के सबसे निचले स्तर पर, अपने भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो निचले स्तर पर पहुँच चुकी है। जो आज की जीडीपी के आंकड़े आए हैं वो -23.9%, जो इतिहास में सबसे ज़्यादा गिरावट हुई है वो इसी टाइम में अर्थव्यवस्था में गिरावट हुई है। इसके बाद ही हम बात करेंगे अब ओंकार सिंह ढिल्लों जी की। उनकी भी इस वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूं कि ओंकार ढिल्लों ने एक बहुत प्यारा संदेश दिया है भारत देश को, लेकिन यहाँ की जो जनता है, जो अंधभक्त हैं, वो किस तरीके से भारत सरकार का समर्थन कर रहे हैं बजाय सरकार से सवाल पूछने के। अब सुन लीजिए पहले ओंकार सिंह ढिल्लों जी को, उसके बाद ही हम आगे बात करेंगे। मैं आज के मुख्य अतिथि ओंकार सिंह ढिल्लों जी से गुजारिश करूंगा कि वो जो उन्होंने मुहिम चलाई ईवीएम हटाओ देश बचाओ, उसके बारे में कुछ शब्द बोलें। इसमें मैं कुछ चीज़ें इसमें बोलना चाहता हूं कि ओंकार सिंह भाई ने जो ये मुहिम चलाई थी, इसमें सोशल मीडिया ने जो इनको समर्थन दिया वो काबिल तारीफ है। तो उसी सोशल मीडिया की जो इनको हिम्मत मिली और इन्होंने जो 6000 किलोमीटर यात्रा करी, वो बहुत नेटवर्क इशू लग रहा है मुझे।
वो बहुत आवाज गायब होगी दीपक शर्मा जी। हेलो जी, आवाज गायब हो गई थी आपकी। जी सर, आप बोलिए। अच्छा। दीपक भाई धन्यवाद, गीत भाई आपका भी धन्यवाद। और शास्त्री जी ने लगभग सारी बातें वो रख दी जो ईवीएम को लेकर क्लियर करती हैं, किस तरह से जो है ईवीएम हमारे देश के लोकतंत्र से, देश की जनता से या देश के संविधान से खिलवाड़ कर रही है। मैं एक चीज और क्लियर करना चाहता हूं, जैसे शास्त्री जी ने पहले ही बताया कि कोई भी जो मशीन है उसमें छेड़छाड़ की जा सकती है। मेरा भी यही मानना है कि मशीन कोई भी खराब नहीं होती है, चाहे वो कोई भी मशीन हो, खराब नहीं होती है। उसको चलाने वाले की नीयत पर डिपेंड करता है कि वो उसको किस तरह से यूज कर रहा है। और ये जो सरकार इस समय तानाशाह सरकार है हमारे देश में, ये उसका बहुत आसानी से मिसयूज कर रही है। क्योंकि जब हमने देखा है, हम भी एजेंट बने हैं बूथों पे, तो जब इसमें सॉफ्टवेयर लोड किया जाता है उसके बाद से इसमें प्रोग्रामिंग होती है जो इलेक्शन से लगभग 10 दिन पहले होती है, तो उसमें आसानी से छेड़छाड़ की जा सकती है, उसमें कुछ भी किया जा सकता है। और मैं शायद दीपक भाई की आवाज कट गई थी, शायद उनका सवाल मेरी यात्रा को लेकर था कि मेरी यात्रा कैसे स्टार्ट हुई। शायद दीपक भाई आप सुन रहे हैं मेरी बात? हाँ जी बिल्कुल सुन रहा हूँ, बोलिए। हाँ, तो मैं पहले यात्रा के बारे में अपनी बताता हूँ कि जब हम 2019 का चुनाव हारे हैं, 2019 में लोकसभा का, तो मेरे ख्याल से 23 तारीख को नतीजे आए थे, 26 तारीख को, सॉरी 26, और मैंने 23 तारीख को नतीजे, 26 तारीख को मैंने प्लानिंग करी कि मैंने जो है ईवीएम के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। क्योंकि हमने देखा था कि 2014 में तो एक बार को थोड़ा माहौल था जो कांग्रेस के खिलाफ था, लेकिन 2019 में तो माहौल बिल्कुल बदल चुका था, जो किसी भी तरह से जो है बीजेपी के फेवर में नहीं था। बीजेपी के लोग खुद मानते थे कि हमारी सीटें कम हो रही हैं, लेकिन वो सीटें जो बढ़ के आई तो उससे जो है बड़ा आश्चर्य हुआ। तो उसमें क्लियर हो गया कि कहीं ना कहीं जो है गड़बड़ ईवीएम में है 100%। और उसको लेके जो मैंने जो है मुहिम शुरू करी सोशल मीडिया के साथियों के माध्यम से, जितना भी मेरा जो नेटवर्क था सोशल मीडिया पे ही था, क्योंकि हम कोई पॉलिटिकल नहीं है, हम केवल सोशल मीडिया पे लिखने वाले लोग हैं। जैसे शर्मा जी तो पुराने हमारे साथ जुड़े हुए, वो जानते हैं बहुत समय से। और फिर जो मैं तैयारी करी, मैंने पैदल यात्रा की, तो फिजिकल फिटनेस देखनी थी कि भाई अगर हम तैयारी करते हैं, घर से निकल पड़ते हैं और कहीं ऐसा ना हो कि रास्ते में ही तबीयत खराब हो जाए, कुछ सेहत को लेकर कुछ इशू हो जाए। तो मैंने लगभग 2 महीने प्रैक्टिस करी और उसके बाद मैं 18 अगस्त को, ये अगस्त के महीने में ही 18 अगस्त को मैं ईवीएम हटाओ की मुहिम लेकर पैदल यात्रा पे निकला, जो लगभग मेरी 6300 किलोमीटर के बाद कानपुर में रुकी, क्योंकि कोरोना फैल चुका था। और इस दौरान मैं उत्तराखंड से होते हुए यूपी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, झारखंड, बिहार होते हुए मैं लखनऊ से कानपुर पहुंच चुका था। और सोशल मीडिया के माध्यम से ही जो मेरी मुहिम थी बढ़िया चल रही थी, लोगों का बड़ा अच्छा समर्थन मिल रहा था। कहीं कोई ज्यादा विशेष परेशानियां नहीं हुई कि किस तरह से कोई परेशानी हुई हो, क्योंकि ना रहने की दिक्कत आई, ना खाने पीने की, जो दिमाग में मेरे परेशानियां थी। क्योंकि पूरे देश में ही एक तरह से ये माहौल था कि ईवीएम में कुछ ना कुछ गड़बड़ है। क्योंकि आंध्र प्रदेश मुझे सबसे ज्यादा समय मेरे को लगा, क्योंकि सबसे ज्यादा लंबा आंध्र प्रदेश था। और वहां पर जो YSR कांग्रेस की जो सरकार बनी है, उसमें भी जो एक तरफा जो आया फैसला, उसमें भी वहां के लोग भी बहुत निराश थे। क्योंकि जिस तरीके से 172 में से 51 सीटें, 151 सीट लगभग जो है YSR कांग्रेस जीत गई, तो वहां पर भी बड़ा अच्छा समर्थन रहा। बाकी गुजरात में जब मैं गया हूं तो गुजरात के लोगों ने मुझे बताया है कि यहाँ पर किस तरह से ये गुंडे हैं ये दोनों, और इन्होंने कोई ऐसा काम नहीं किया है कि जिसके दम पर ये सरकार आती। क्योंकि उन्होंने कहा कि केवल इन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो स्टैचू के अलावा कोई भी ऐसा कोई काम नहीं किया है गुजरात में। और स्थिति जो है, अगर सारी जो स्थिति है वो ईवीएम के ऊपर टिकी हुई है। अगर ईवीएम की पोल खुल जाए, हम बैक टू बैलेट चले जाएं, तो मुझे लगता है कि शायद ये जो लोकतंत्र की तो रक्षा होगी, कम से कम हमें इस तानाशाह सरकार से भी छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों, ओंकार सिंह ढिल्लों को आपने सुना और आपने महसूस भी किया होगा कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी का जो पहिया है ईवीएम के जरिए घूमता है। और 2019 के समय जब पूरे देश में विरोध प्रदर्शन चल रहा था, गुजरात के सूरत में विरोध प्रदर्शन इतने जोरों शोरों से चल रहा था कि मान लीजिए वहां पर भारतीय जनता पार्टी की एक भी सीट नहीं आएगी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी वहां पर पूर्ण बहुमत से सरकार में आ जाती है। ये सब
बताया है ओंकार सिंह ढिल्लों जी ने कि किस तरीके से पूरे भारत में एक तरफ भारतीय जनता पार्टी का विरोध चल रहा था, लेकिन जब एकदम चुनाव होते हैं ईवीएम के जरिए भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ आ जाती है। सूरत में इतने सारे व्यापारी हैं, कारोबारी हैं जिनका कहना था कि जीएसटी ने हमारे कारोबार को बर्बाद कर दिया, लेकिन भारतीय जनता पार्टी सूरत में भी पूर्ण बहुमत से वापसी कर 2019 के चुनाव में, लोकसभा चुनाव में आ गई है। इसी के बाद अब बात करते हैं कि सुजाता पॉल ने भी अपना मत रखा है और बताया कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी अब देश को खोखला कर रही है। भले से वो कांग्रेस की प्रवक्ता हैं, कांग्रेस की सोशल मीडिया इंचार्ज हैं, लेकिन उन्होंने कांग्रेस का भी यहाँ पक्ष नहीं रखा। दोनों तरफ से उन्होंने एक अपने जिम्मेदार नागरिक होने का सबूत दिया है। गौर से सुनिएगा इनको, तब इनके लिए भी आगे हम बात करेंगे। लाने की जरूरत है, मेरा ये मानना है। और जिस तरह से ये जो 19 लाख मिसिंग है, मैं तो ये बार बार कहूंगी, गीत जी से भी मैं यही कह रही हूँ कि लेट अस स्टार्ट इस पे मुहिम करते हैं, हैशटैग चलाते हैं, ग्राउंड पे इसके बारे में बात करते हैं, कॉन्वर्सेशंस करते हैं, ताकि लोगों को इसके बारे में पता चले कि हाँ ऐसा कुछ हुआ। अपने वोट की सुरक्षा करनी चाहिए, और क्योंकि गांव के लोगों को नहीं पता होता है, और ये सारी बातें नारियल जी ने कही थी। हमारे को उनकी तरह सोचने की जरूरत है, ये बात मैंने पहले भी कहा। We have to put ourselves in their place। हमें उनकी जगह पे, उनके जूतों में, इंग्लिश में कहते हैं ना, we have to put ourselves in their shoes। उनके बारे में सोचना है कि वो कैसे सोच रहे हैं, तभी हम टैकल कर सकते हैं उनको। और शाहिद जी ने जो बात करी थी सैयद शुजा जी के बारे में, तो मैं आपको एक बात बताऊं कि ये वाला मैटर जो है ये उठा था, इसमें उन्होंने कांग्रेस को भी दोष दिया था। अब अगर कोई कहता है कि भाई अडवाणी जी ने भी किया, कांग्रेस भी कर रही है, तो हम यही तो कह रहे हैं कि निष्पक्षता बनाओ ना। हम तो पॉलिटिक्स में अभी आए हैं, हम तो यूथ है, हम पॉलिटिक्स में नहीं आए हैं। हम निष्पक्षता चाहते हैं तो कांग्रेस कर रही है या भारतीय जनता पार्टी कर रही है। हमें पॉलिटिक्स को साफ करने की आवश्यकता है। जैसे कि अभी मैं आपको बताऊं, देहरादून में एक मैटर हुआ, उत्तराखंड के लोग जानते हैं, महेश नेगी एक विधायक है, एक लड़की ने उनके ऊपर आरोप लगाया कि उनका जो बच्चा है वो उसके जैविक फादर है। तो अब देखिए, कांग्रेस पार्टी इस इशू को नहीं उठा रही थी, क्योंकि यहाँ पे सभी का एक ही हाल है। तो वो वाली इशू पे मुझे जाने की जरूरत है। मैंने क्या कहा कि बिल्कुल सही कह रहे हैं आपकी, अगर पिछली सरकार में हरक सिंह रावत थे जो अब भारतीय जनता पार्टी में है, उनके ऊपर भी ऐसे आरोप लगे थे, तो हमें पॉलिटिक्स साफ करनी है। मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, लेकिन मैं पॉलिटिक्स को साफ करना चाहती हूँ। तो दोस्तों, आपने देख लिया किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी आजकल जो गलत भी कर रही है और गलत को सही तरीके से दिखाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। उससे सिर्फ जो देश का युवा है वो गुमराह हो रहा है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं दीपक शर्मा जी को और गीत जी को, जिन्होंने अपने माध्यम से मुझे बताया कि इस टॉपिक पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए, जिससे देश को हम जागरूक कर सकें। और दीपक शर्मा जी और गीत जी भी आजकल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ऐसे ऐसे टॉपिक को उठा करके भारत सरकार के सामने रखते हैं, लेकिन जो भारत में बैठी हुई रूलिंग पार्टी है, जो रूल कर रही है अभी पार्टी भारतीय जनता पार्टी, वो इन विषयों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रही है। जिस तरीके से यहां पर हमेशा सूचना देते हुए आए हैं गीत जी और दीपक शर्मा जी भारत सरकार को, लेकिन भारत सरकार अपनी मनमानी करती आ रही है, जिस वजह से आज पूरी दुनिया में हमें खामियाजा उठाना पड़ रहा है। हमारी अर्थव्यवस्था इतिहास के सबसे निचले पायदान पर चली गई है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी लगी हुई अपने फर्जी एडवर्टाइजमेंट में। हर कहीं पर लोकल वोकल की बात होती है, लेकिन असलियत क्या है ये दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट के जजों ने सारी असलियत खोलकर सामने रख दी है। इसके बाद अब हम बात करते हैं धर्मेंद्र सोलंकी जी की। धर्मेंद्र सोलंकी जी ने भी एक अच्छा अपना राय दी है, अपनी राय देते हुए साथ ही साथ बताया कि भारतीय जनता पार्टी छल कपट करके जो ईवीएम के जरिए अपनी पूर्ण बहुमत की सरकार बना लेती है और जनता को बेवकूफ बनाया जाता है। यहाँ पर गौर से सुनिएगा उनको इस वीडियो में। मैंने अभी ना ढिल्लों साहब की बात सुनी कि भी हम लोग, उन्होंने पदयात्रा करी, वाईएसआर की जो जगन रेड्डी की जो सरकार थी, वहां भी लोगों को बड़ा वो था अचंभा कि ना भाई इतनी सारी सीटें कैसे आ रही। हम लोग मैं 1983 से पोलिंग एजेंट का काम कर रहा हूँ, अभी मैंने छोड़ दिया। लेकिन हम लोग जब जाते हैं, आदर्श भाई मेरी बात सुन रहे हैं? हाँ जी सुन रहे हो। माइक अनम्यूट हो गया, मैंने कर दिया, ऑन कर दिया। आदर्श भाई, तो आपने जो बातें बोली, हमने भी ये सुना कि ना भाई कई गुजरात में भी ना वोट डाला कांग्रेस को, पर्ची जो अब की बार पार्लियामेंट चुनाव में वीवीपैट की पर्ची आई थी, कई जगह पर वोट डाला कांग्रेस को और कमल की पर्ची आई, और उन्होंने वहां लड़ाई करी, उन्होंने को धमकाया, ऐसा कुछ हुआ, फिर उनको वो कैंसिल कर दिया वोट, और दोबारा फिर डाले तो दोबारा कांग्रेस की पर्ची
उनको मिल गई। ऐसा हुआ कई जगह पर पोलिंग हुई, 10 लाख काउंटिंग हुई, तो मालूम पड़ा टोटल बैठाया तो 11 लाख के आसपास, उसका एग्जांपल दे रहा हूँ कि 11 लाख निकला, जबकि पोलिंग हुई 10 लाख थी। कई जगह पर ऐसा आपने कहा, और आपने तो क्योंकि आप तो टेक्निकल आदमी है कि आपके डिवाइस में हेराफेरी, मतलब कि मशीन में हेराफेरी हो सकती है। मैं कह रहा था कि ना चलो हमारे यहाँ हिंदुस्तान में तो इतनी पॉपुलेशन है कि 150 करोड़ में, ये कहते हैं बैलेट पेपर में 2-3 दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे। मैं बात करता हूँ यूएसए की इलेक्शन की, ट्रम्प की और हिलेरी क्लिंटन की। हम अमेरिका में जिससे ही बात करते थे, जो हमारे रिलेटिव है, यार दोस्त लोग, अभी क्या है, कौन जीतेगा वहां पर, तो सब लोग यही कहते थे 90% कि हिलेरी क्लिंटन जीतेगी, और हिलेरी क्लिंटन हार गई और ट्रम्प जीत गया। तो हेराफेरी वहां पर भी हुई। अगर हेराफेरी वहां पर हुई है तो वहां पर तो क्या अभी तक ऐसा कोई रिजल्ट नहीं आया कि सबको मालूम पड़ रहा है कि हर आदमी से बात करते हैं हम लोग कि भाई ईवीएम मशीन में हेराफेरी है, और हमको भी दिख रहा है कि ईवीएम मशीन में हेराफेरी है। तो इसका क्या होगा, कैसे, मतलब कि ना जैसे सबने कहा कि हम पदयात्रा करके करें, इसका वो क्या रिजल्ट क्या हुआ, मतलब कि हम लोग क्या करें जिससे कि हम लोग जाते हैं, ये तानाशाही सरकार है, ये मानने को ही तैयार नहीं है कि भाई ईवीएम में मशीन में हेराफेरी है। मेरा मकसद खाली सिर्फ ये है आप लोगों से बात करने का कि ना भाई हम लोग हम फील्ड में काम करते हैं, हम जाते हैं इलेक्शन में, घूमते हैं, पोलिंग बूथ में जाते हैं, पोलिंग बनते हैं, ईवीएम मशीनें दिखाई जाती हैं, ये हमको एक दिन पहले दिखाई जाती हैं, हमको वोट डाला जाता है। वोट डालने के बाद हमसे बताया जाता है कि बताता है हमको एसडीएम कि आपने इतने वोट डाले, इस पार्टी को इतने वोट डाले, इस पार्टी, उसके बाद वो रिजल्ट सही आता है, और बाद में फिर वो हेराफेरी हो जाती है। ये क्या मतलब सिस्टम समझ में नहीं आया कि वो उसी दिन हो जाती है हेराफेरी, शाम को हो जाती है हेराफेरी, काउंटिंग के बाद, वो पोलिंग के बाद, या फिर वो कैसे, मतलब कि जो हैकर है वो कैसे हेराफेरी करता है, क्या मतलब कि समझ में नहीं आई क्लियर कि क्या, मतलब कि लोगों में कंफ्यूजन है। हर पहला आदमी कहता भी राज तो कांग्रेस का अच्छा था, मोदी ने जीएसटी नोटबंदी वाला सिस्टम किया, उसके बावजूद भी लोग वोट देते हैं मोदी को, कहते हमने वोट नहीं दिया, फिर वो सरकार, तो वो सिस्टम कुछ समझ में नहीं आया कि ईवीएम मशीन में हेराफेरी है क्या, ये क्लियर मामला नहीं है, समझ में नहीं आ रहा कि ना लोग कहते हैं कि हम भी कह रहे हैं कि ईवीएम मशीन में हेराफेरी है। मेरे जानने वालों लोगों के साथ ऐसा हुआ कि वोट कांग्रेस को डाला, बीजेपी को आई, लेकिन इसका निष्कर्ष क्या है, क्या मतलब कि इसका हमको क्या करना चाहिए। तो दोस्तों आपने देख ही लिया कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरीके से ईवीएम को हैक करने के बाद अपनी सरकार बनाई थी। अब कुछ लोगों का ये भी सवाल आएगा कि जब स्टेट गवर्नमेंट के चुनाव होते हैं, विधानसभा चुनाव होते हैं, तो क्यों कांग्रेस पार्टी जीत जाती है। तो दोस्तों इसके लिए भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जहां पर अभी कांग्रेस की सरकार है वहां पर पूर्ण बहुमत से कांग्रेस की सरकार आती है, इस वजह से वहां पर कांग्रेस की सरकार बनना तय है। लेकिन वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी हर तरीके के छल कपट करना चाहती है। वहां पर जब लोकसभा का चुनाव होता है तो उस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी कई हद तक ज़्यादा आगे बढ़ करके जा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने के बाद मैं सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूं दीपक शर्मा जी को, गीत छेती जी को, और आदित्य गहरा जी को, आयुष मंगल जी को, नेहा मंगल जी को और नेहा चौहान जी को, और साथ ही साथ जो इस मीटिंग में शामिल हुए थे। सबसे पहले मैं लाल बहादुर शास्त्री जी के जो पौत्र हैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने सामने आकर के युवाओं के लिए एक ऐसा मैसेज दिया और बताया कि किस तरीके से जो देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है। और साथ ही साथ सुजाता पॉल जी जो उत्तराखंड से हैं उन्होंने भी एक प्यारा मैसेज दिया है, और धर्मेंद्र सोलंकी जी भी उत्तराखंड से ही हैं, उन्होंने भी एक मैसेज दिया है कि ईवीएम को बैन करके बैलेट पेपर से चुनाव कराने चाहिए। तो दोस्तों आपसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि उन भोले भाले नागरिकों तक पहुंच सके जो ईवीएम का विरोध नहीं कर रहे हैं। तो आप लोग भी विरोध करें, क्योंकि दोस्तों जहां जहां पर ईवीएम से चुनाव होते हैं 2019 में आपको कई जगह पर ऐसे लड़ाई झगड़ों की खबरें आई होंगी जहां पर पता चल रहा होगा कि हम वोट कांग्रेस को या सपा को या बसपा को डाल रहे हैं और सीधे वोट की पर्ची निकल रही है भारतीय जनता पार्टी की। कमल के फूल की पर्ची निकलने के बाद कई जगह पर ईवीएम को बदला भी गया, लेकिन कोई भी फायदा नहीं निकला है। तो दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।